Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is based on conditional sentences. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनकी कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनको बनाने के रूल्स क्या होते हैं, और इसके अलावा उसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे दैट हाउ यू कैन differentiate one type from the other type. So first of all, definition के conditional sentences क्या होते हैं. Conditional sentences are those sentences which have if in them. if यानी कि उर्दू में जिसको हम कहते हैं कि अगर. इसका क्या मतलब है कि ये ऐसे sentences होते हैं कि इसमें हम कोई ना कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो किसी कंडीशन या किसी कोई शर्त पूरी होने की वजह से ही वो काम हो सकता है. अगर आप वो कंडीशन या वो शर्त पूरी नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम उनमें इफ़ यूज़ करते हैं. It means that something is only possible when a certain condition is met or particular criteria is fulfilled. यानी कि ये तभी मुमकिन है जब आप कोई ख़ास कंडीशन पूरी करें, वो शर्त पूरी करें या वो जो भी क्राइटेरिया, जो भी सूरत हाल है, जब आप उसको पूरा करेंगे तभी वो काम हो सकेगा, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकेगा. तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं और फिर उसमें हम डिफरेंट टेंसेस यूज़ करते हैं और उन डिफरेंट टेंसेस की वजह से ही हमें पता चलता है कि कोई चीज़ किस हद तक पॉसिबल है. जैसे कंडीशनल की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे 1 2 3 टाइप्स हैं, तो हर टाइप में उसका जो पॉसिबिलिटी का क्राइटेरिया है या उसके पॉसिबिलिटी जो है वो उसका लेवल चेंज होता है. सो देयर आर 3 टाइप्स इन इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज. और वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? कंडीशनल टाइप 1 जिसको हम फर्स्ट कंडीशनल भी कहते हैं, कंडीशनल टाइप 2 जिसको सेकंड कंडीशनल भी कहते हैं, और कंडीशनल टाइप 3 जिसको हम थर्ड कंडीशनल भी कहते हैं. अब ये तीनों जो हैं वो ना सिर्फ अपने स्ट्रक्चर की बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बल्कि लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी की बेसिस पे भी एक दूसरे से डिफरेंट है. सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास क्लॉजेज में डिफरेंट टेंसेज आ जाएंगे, बल्कि ये भी है कि हमारे पास उनका पॉसिबिलिटी का लेवल, यानी कि किसी चीज़ के होने का कितना चांस है, वो भी लेवल चेंज हो जाता है. अच्छा जी, तो क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और हम देखेंगे कि हम इनकी फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है और इसमें हर एक में लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है. तो जो पहली टाइप है जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं, उसमें अब देखें कंडीशनल्स का स्ट्रक्चर समझने से पहले, उसको बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 क्लॉजेज होती हैं, यानी कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं और हम मोस्टली उसको कोमा के साथ सेपरेट करते हैं. समटाइम्स कोमा नहीं भी होता, वो आपके क्लॉज अरेंजमेंट पे बेस कर रहा होता है. जैसे अगर आप इफ़ क्लॉज शुरू में लगाते हैं तो आपको कोमा पुट करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड क्लॉज. लेकिन अगर आप इफ़ क्लॉज बाद में लगा दें तो फिर क्योंकि इफ़ मिडल में आ जाता है तो फिर वहाँ पे कोमा की ज़रूरत नहीं होती. तो ये रूल ऑफ कोमा आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अब 2 क्लॉजेस कौन कौन सी होती है? एक मेन क्लॉज होती है, यानी कि एक मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जो कि पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, और एक हमारी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो कि इफ़ क्लॉज होती है और वो सिर्फ हाफ बात कर रहा होता है या फिर उसके अंदर इतनी बात हो रही होती है जो कि पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रही होती. तो अगर हम ये टेबल देखें, चार्ट देखें, तो इसमें लिखा हुआ मीनिंग ऑफ द इफ़ क्लॉज, फिर उसके बाद है वर्ब फॉर्म इन द इफ़ क्लॉज और उसके बाद है वर्ब फॉर्म इन द रिजल्ट क्लॉज. रिजल्ट क्लॉज कौन सी है? आपकी जो मेन क्लॉज है. तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे कि जो इसके स्ट्रक्चर में जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ द इफ़ क्लॉज. ट्रू इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि ये ऐसी कंडीशन होती है जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. फर्स्ट टाइप को फुलफ़िल करना, उसको पॉसिबल बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास उसका लेवल होता है, सबसे ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं. और इसमें 2 टेंसेस यूज़ होते हैं, जैसे उन्होंने बता दिया, एक प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है और एक फ्यूचर टेंस यूज़ होता है. अब आगे देखिए कि वर्ब इन द इफ़ क्लॉज. इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ हो रहा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है या हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें
सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। और जो हमारी मेन क्लॉज है जिसको हम रिजल्ट क्लॉज कह रहे हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर यानी कि दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। तो हम सेंटेंस देखते हैं। इफ़ आई हैव इनफ टाइम आई राइट टू माई पेरेंट्स एवरी वीक। आप देखें इसमें फर्स्ट में भी प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, फर्स्ट क्लॉज में भी कोमा से पहले, और सेकंड क्लॉज में कोमा के बाद भी प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है। इफ़ आई हैव इनफ टाइम टुमारो आई विल राइट टू माई पेरेंट्स। तो दोनों तरह से ये ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है कि जिसमें दोनों प्रेजेंट की क्लॉजेज आ रही होती हैं, हम उसको ज़ीरो कंडीशनल भी कहते हैं। और ज़ीरो कंडीशनल आगे इस लेक्चर में इसका पार्ट है वो, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। बेशक इसको फर्स्ट कंडीशनल के अंडर लिखा हुआ है, लेकिन समटाइम्स हम उसको एज ज़ीरो कंडीशनल भी रेफर करते हैं। अच्छा, टाइप 2 पे आ जाते हैं। अब टाइप 2 में देखें सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अनट्रू इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि ये ऐसी चीज़ है जो कि पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल से पॉसिबल है, या फिर हम सिर्फ इसकी ख्वाहिश कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि काश ऐसा हो जाता। और फिर इसकी इफ़ क्लॉज का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट है, और जो इसकी मेन क्लॉज है उसका जो टेंस है वो वुड है, और उसके साथ हम आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको जो फर्स्ट फॉर्म होती है हम टेंस की वो यूज़ करते हैं। तो अब इसको देखते हैं। इफ़ आई हैड इनफ टाइम नाउ आई वुड राइट टू माई पेरेंट्स। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ट्रूथ आई डू नॉट हैव इनफ टाइम सो आई विल नॉट राइट टू देम। यानी कि हम सिर्फ एक उसकी डिज़ायर कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन वो चीज़ हो नहीं सकती, वो पॉसिबल नहीं होती, या बहुत मुश्किल है उसको पॉसिबल बनाना। तो उसके लिए हम फिर इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसमें जिसमें एक्चुअल मीनिंग उसका ये होता है कि ये हो नहीं सकता। टाइप 3 देखिए, अनट्रू इन द पास्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। अब आप उसको यानी कि ऐसी चीज़ जो रिवर्सिबल नहीं है, आप पास्ट में नहीं जा सकते उसको चेंज करने के लिए, और नियर फ्यूचर में तो आप, या फार फ्यूचर में आप उसको किसी भी सूरत चेंज नहीं कर सकते। सो इट्स कम्प्लीटली अनट्रू। और इसकी इफ़ क्लॉज में क्या यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि थर्ड फॉर्म हैड के साथ यूज़ होगी। और जो हमारी रिजल्टेंट क्लॉज होगी या जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, वहाँ पे वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ तो दोनों क्लॉजेज में आपकी पास्ट की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, सिर्फ ये होगा कि सेकेंड या मेन क्लॉज में वुड हैव आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल देखिए, इफ़ आई हैड इनफ टाइम आई वुड हैव रिटन टू माई पेरेंट्स यस्टरडे। तो अब इसमें यस्टरडे से ही इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, और आई हैड इनफ टाइम ये भी शो करता है कि ये पास्ट की बात हो रही है। और इसमें देखिए, इन ट्रूथ डिड नॉट राइट टू देम, यानी कि ये हुआ ही नहीं है, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग यू आर डिज़ायरिंग और यू वांटेड टू डू। Used in the result clause to express a habitual activity or situation, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉसिबल है, कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपकी रूटीन का या आपकी हैबिट का हिस्सा है, और ऑब्वियसली वो पॉसिबल है तभी वो आपके रूटीन का हिस्सा है। तो हम उसमें क्या करते हैं, दोनों क्लॉजेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो वो हमारा ज़ीरो कंडीशनल होता है।
तो इसमें एग्जांपल देखें जो साइड पे लिखी हुई है, इफ़ आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट आई ऑलवेज गेट हंग्री ड्यूरिंग क्लास। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि पॉसिबल है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कि डिज़ायर की फॉर्म में आ जाएगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप कहें कि पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल से पॉसिबल है। नो, इट्स समथिंग विच हैपन्स। और इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड गोज़ टू द वेस्ट, ठीक है, वो भी ऐसी एग्जांपल है जो कि हमेशा होता है, इट्स अ रूटीन। और ये इसी तरह के जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो फिर हम इफ़ क्लॉज के अंदर भी जब यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हम उसमें दोनों क्लॉजेज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की रखते हैं, तो वो शो करता है कि इसका लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, वाटर फ्रीजेज if temperature goes below 32 degrees or 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी रूल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है जो कि पॉसिबल ना हो। और इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, ईदर द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर इज़ यूज इन द रिजल्ट क्लॉज टू एक्सप्रेस एंड एस्टैब्लिश प्रेडिक्टेबल फैक्ट। वही वाली बात जो हमने फर्स्ट कंडीशनल में भी देखी थी कि इसमें हम प्रेडिक्टेबल फैक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो नियर फ्यूचर में या आफ्टर सम टाइम जो पॉसिबल होती है, जिसमें लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई डोंट ईट। अच्छा, ये तो वही वाली एग्जाम्पल आ गई जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखें, इफ़ द वेदर इज़ नाइस टुमारो वी विल गो ऑन द पिकनिक। अब ये क्या है, ये स्पेसिफिकली फर्स्ट कंडीशनल है। क्यों? क्योंकि उसमें एक क्लॉज जो है वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की है, और एक क्लॉज जो है वो सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की। द सिंपल प्रेजेंट नॉट द सिंपल फ्यूचर इज़ यूज्ड इन द इफ़ क्लॉज। तो इसमें आप देखिए कि लेवल जो है पॉसिबिलिटी का वो ज़्यादा है, मतलब उसका लेवल कब कम होता है, जब स्पेशली हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं। तो क्योंकि इसमें पास्ट वाली चीज़ नहीं है, हमारे पास एक फ्यूचर की क्लॉज है और एक जो है वो प्रेजेंट की है, इस वजह से ये फर्स्ट कंडीशनल होगा। और इसमें आपके पास इफ़ क्लॉज इसी तरह से आ जाएगी सिंपल प्रेजेंट की, और जो मेन क्लॉज है या रिजल्टेंट क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट की होगी। Moving on to the next slide, types and examples of conditional sentences. Untrue, contrary to fact in the present or future. अब हम इसमें वो टाइप्स देखते हैं जो कि जिनमें पॉसिबिलिटी का लेवल जो है वो बहुत कम है। वो एग्जांपल्स आएंगी इसमें जिसमें चीज़ों का होना मुश्किल है। सो एग्जांपल नंबर 1, इफ़ आई टॉट दिस क्लास आई वुड नॉट गिव टेस्ट। और इस बात का क्या मतलब है, इन ट्रूथ आई डोंट टीच दिस क्लास। इसका मतलब है कि इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ डिज़ायर, या सिर्फ हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका पॉसिबल होना या जिसका एक्चुअली होना जो है वो हमारे लिए या तो बहुत मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। इफ़ ही वर हियर राइट नाउ ही वुड हेल्प अस। अब देखें ये दोनों जो हैं हमारे पास सेकंड कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 हैं, और जिसमें हमने देखा था कि हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं और उसके अलावा हमारे पास जो है वुड के साथ सिंपल टेंस आता है या फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें जब भी हम
इस तरह से कोई प्रोनाउन वगैरह यूज़ करते हैं या किसी का नेम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि जब हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है तो हम वॉज नहीं यूज़ करते, हमेशा वहाँ पे वर आता है। तो इसी तरह से इफ़ ही वर हियर, इफ़ ही वॉज हियर नहीं होगा, इफ़ ही वर हियर होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हमारे पास सेकेंड फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पे भी हमने उसकी डिफरेंट फॉर्म यूज़ किया, हमने वॉज नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ पे वर यूज़ किया। इन ट्रूथ ही इज़ नॉट हियर राइट नाउ। तो इसका क्या मतलब है कि ये जस्ट एक ऐसी कंडीशन है जो कि फुलफिल नहीं हो रही या नहीं हो सकती। हम जस्ट एक बात करें, जस्ट हम एक सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पे किसी चीज़ का पॉसिबल होना या किसी चीज़ का होना तभी पॉसिबल है जब हम एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल करें। उसके बाद इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन ट्रूथ आई एम नॉट यू, बिकॉज आई एम नॉट यू सो इट इज़ नॉट हैपनिंग। अब नीचे देखिए दिया हुआ है कि वर इज़ यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, वॉज is something used in the informal speech but is not generally considered grammatically acceptable। तो इसमें क्या है कि was वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो फिर ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसके स्ट्रक्चर के साथ वो उसको कंप्लीट नहीं करेगा। तो इसको करने के लिए बेशक आपको जितना भी ऑड लग रहा है, हमने वर ही यूज़ करना, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म्स हैं या प्लूरल फॉर्म है। अच्छा जी, अब ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके साथ किसी एक क्लॉज, मतलब उन्होंने सेंटेंसेस सेम दिए हुए हैं लेकिन एक क्लॉज के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर दिया हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम डिफरेंट टाइप बना सकते हैं या डिफरेंट टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ इफ़ आई हैव इनफ एप्पल्स आई विल बेक एन एप्पल पाई दिस आफ्टरनून। तो फर्स्ट एग्जांपल में कंडीशनल टाइप 1 दी हुई है। कैसे पता चला है? क्योंकि जो फर्स्ट क्लॉज थी, इफ़ क्लॉज थी, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, बाकी और किसी भी कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस नहीं यूज़ होता इफ़ क्लॉज के साथ, इसलिए हमें पता चला कि ये फर्स्ट कंडीशनल है और आगे हमने फिर सिंपल फ्यूचर यूज़ किया। इफ़ आई हैड इनफ एप्पल्स आई डैश एन एप्पल पाई दिस आफ्टरनून। अब क्योंकि आई हैड इनफ एप्पल्स है विच शोज़ दैट दिस इज़ द पास्ट टेंस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आई वुड बेक एन एप्पल पाई, तो यहाँ पे बेक के साथ वुड आ जाएगा, विल नहीं आएगा। तो विल से जब हम वुड पे आएंगे तो क्या होगा? लेवल ऑफ पॉसिबिलिटी हमारा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, आई विल फिक्स योर बाइसिकल इफ़ आई डैश अ स्क्रू ड्राइवर ऑफ द प्रॉपर साइज। तो ये तो हमें पता है कि जब विल आ रहा है तो फिर उसके साथ आगे क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट, तो हम एज इट इज़ हैव ही लगा देंगे। आई वुड फिक्स योर बाइसिकल इफ़ आई डैश अ स्क्रू ड्राइवर ऑफ द प्रॉपर साइज। अब हमें पता है कि शुरू में वुड लग गया है तो सेकंड क्लॉज जो हमारी होगी वो भी पास्ट की ही होनी चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इफ़ आई हैड स्क्रू ड्राइवर ऑफ द प्रॉपर साइज। Number 5, I dash a tomato salad for the picnic tomorrow if the tomatoes are in my garden are ripe। तो अब हमने देखा कि इफ़ क्लॉज में क्योंकि प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? पहली वाली में क्या लगा देंगे? हम उसमें विल लगा देंगे। आई विल मेक अ टोमेटो सैलड फॉर द पिकनिक टुमारो इफ़ द टोमेटोज आर इन माई गार्डन आर रिप। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस अनट्रू कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट इन द पास्ट। अब इसमें हमारे पास वो एग्जांपल्स आएंगी जो कि पास्ट में अनट्रू है और हमने देखा था कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो पास्ट में अनट्रू होती हैं। दैट इज़ कंडीशनल टाइप 3। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब इसमें देखें हैड लगा शुरू में, वो भी थर्ड फॉर्म है और फिर हमने नीचे भी वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया।
तो दोनों में हमारे पास थर्ड फॉर्म्स आ रही होती हैं, और वो क्या है, दिस इज़ कंडीशनल टाइप 3। और इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इन द ट्रूथ यू डिड नॉट टेल मी अबाउट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ दे हैड स्टडीड दे वुड हैव पास द एग्ज़ाम। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि पास्ट में हो चुकी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो इन ट्रूथ दे डिड नॉट स्टडी दे फेल्ड द एग्ज़ाम। सो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग, और कंडीशन के साथ था, तो वो क्या था, इट वॉज जस्ट अ डिज़ायर। इफ़ आई हैडंट स्लिप्ड ऑन द आइस आई वुड नॉट हैव ब्रोकन माई आर्म। तो इसका क्या मतलब है कि एक्चुअली क्या हुआ, इन ट्रूथ आई स्लिप्ड ऑन द आइस एंड आई ब्रोक माई आर्म। The auxiliary verbs, अब ये नोट जो है वो देखिए, इन auxiliary verbs are most always contracted in speed. If you'd told me, I would have helped you, or I would have helped you. सिर्फ वो ये बता रहे हैं कि sometimes ऐसा होता है कि हम auxiliary यानी कि जो helping verbs होते हैं उनको contraction के साथ लिखते हैं, तो आपने उसमें confuse नहीं होना कि कौन सा helping verb यूज़ हुआ है। तो आप इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कौन सी यूज़ की है। तो अगर इस तरह से भी विद कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ होता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्सरसाइज नंबर 2, इफ़ आई डैश इनफ मनी आई विल गो विद यू। अब क्योंकि विल लगा हुआ है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, तो हैव एज इट इज़ आ जाएगा, इफ़ आई हैव इनफ मनी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई डैश इनफ मनी आई वुड गो विद यू। तो ये क्योंकि सेकंड कंडीशनल है तो हम क्या करेंगे, इफ़ आई हैड इनफ मनी वो आ जाएगा। और जो थर्ड वाला है, क्योंकि वो थर्ड कंडीशनल है, आई वुड हैव गॉन विद यू, देखें लिखा हुआ है एंड पे बोल्ड में, कैपिटल में। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इफ़ आई हैव हैड, क्योंकि हम पास्ट की इम्पॉसिबिलिटी की बात करें, कोई ऐसी चीज़ है जो इम्पॉसिबल है अब क्योंकि वो पास्ट में थी, तो यहाँ पे हैव हैड आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कभी भी आपके पास कंडीशनल की थर्ड फॉर्म आती है या टाइप 3 आती है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि ऑलरेडी हैव लगा हुआ है, तो हमें इसके साथ क्या यूज़ करना चाहिए, तो हैड आएगा लाजमी, क्योंकि वो इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है। और हैव का मतलब यहाँ पे हैव जो है वो एज अ लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हो रहा, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इफ़ द वेदर इज़ नाइस टुमारो वी डैश टू द जू, ये तो वेदर इज़ नाइस टुमारो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी विल गो टू द जू। इफ़ द वेदर वर नाइस टुडे वी वुड गो टू द जू। वर नाइस वर्ड से ही इंडिकेट हो जाएगा कि ये सेकंड टाइप है, तो फिर हम आगे वुड लगा देंगे। अच्छा जी, यूजिंग प्रोग्रेसिव वर्ब फॉर्म्स। प्रोग्रेसिव वर्ब फॉर्म्स कौन सी होती हैं, वो वाली होती हैं जिनके साथ ING यूज़ हो रहा होता है। अब देखें उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। द यूज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स इवन इन द कंडीशनल सेंटेंसेस। प्रोग्रेसिव वर्ब फॉर्म्स आर यूज्ड इन प्रोग्रेसिव सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशंस जो कि इन प्रोग्रेस हैं, जो चल रही हैं, जो कि कंटिन्यूड हैं। अच्छा, अब इट इज़ रेनिंग, अब ये ट्रू है, लाइक इट्स नॉट कंडीशनल। इट इज़ रेनिंग राइट नाउ, नो आई विल नॉट गो फॉर अ वॉक। तो ये एक्चुअल कंडीशन है। कंडीशनल क्या है, इफ़ इट वर रेनिंग राइट नाउ आई वुड गो फॉर अ वॉक। तो ये ऊपर वाली चीज़ क्या है कि हम कह रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज इट्स रेनिंग। और कंडीशनल में क्या बता रहे हैं हम कि वी आर जस्ट होपिंग कि काश ऐसा ना हो रहा होता, और फिर हम कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं। तो उसमें भी आपने देखा है कि वर ही यूज़ हुआ है उसके साथ। नेक्स्ट देखिए, ट्रू क्या है, आई एम नॉट लिविंग इन चिली, आई एम नॉट वर्किंग एट अ बैंक। कंडीशनल, इफ़ आई वर लिविंग इन चिली आई वुड बी वर्किंग एट अ बैंक। तो फर्स्ट क्या है, वो एक्चुअल कंडीशन है उसकी, और कंडीशनल में द पर्सन इज जस्ट होपिंग और विशिंग फॉर दैट। नेक्स्ट वन इज़ इट वॉज रेनिंग येस्टरडे आफ्टरनून, नो आई डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। ये वही अभी जो हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखी थी उसी को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। इफ़ इट हैड नॉट बीन रेनिंग आई वुड हैव गॉन फॉर अ वॉक। अब इसको हमने क्या बना दिया, क्योंकि ये येस्टरडे आफ्टरनून की बात हो रही थी, पास्ट की बात हो रही थी, तो हमने इसको चेंज किया किसमें, थर्ड कंडीशनल में। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसे सेकंड में चेंज करना है या थर्ड में करना है। जो सेकंड वाला होगा उसमें हम प्रेजेंट की या नियर फ्यूचर की बात कर रहे होंगे। जो हमारे पास थर्ड वाला होगा उसको चेंज करने के लिए हम टोटली पास्ट की ही बात कर रहे होंगे, और फिर हम बता देंगे कि ये बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल, इट वॉज इन द पास्ट, तो हम जस्ट उसकी होप कर सकते हैं, होप भी नहीं कर सकते बल्कि वी आर जस्ट डिजायरिंग फॉर दैट। इफ़ यू वर लिसनिंग कोमा यू वुड अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस। तो इस तरह से ये उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो गॉट अ टिकट बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट, अब ये कैसे चेंज होगा,
If Joe were not driving too fast, he would not get a ticket. नेक्स्ट देखिए, आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो सो आई हर्ड द न्यूज़ बुलेटिन. अब इसे कैसे चेंज करेंगे? इफ़ आई वर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो आई वुड नॉट हर्ड द न्यूज़ बुलेटिन. नेक्स्ट वन, आई एम एन्जॉइंग माई सेल्फ सो आई विल नॉट लीव. अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफ़ आई हैड नॉट एन्जॉइंग माई सेल्फ आई वुड लीव. तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइजेज यहाँ पे कंप्लीट हो गई और हमारा आज का टॉपिक भी जो इंट्रोडक्शन था कंडीशनल सेंटेंसेस का वो भी कंप्लीट हो गया. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और रूल्स और एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर्स ये चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं. तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे. I hope it would be helpful for you, and if you want more videos and lectures like this, stay tuned and please subscribe to our channel. Thank you.